गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अगर लास्ट लेक्चर आपको लेक्चर नंबर 12 पता हो तो हम पढ़ रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जीआई भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, जीआई क्या है, किन कंडीशन में होती है, ठीक है, कि कहाँ कहाँ आपको जीआई देखने को मिलते हैं, ये सब आपको बता दिया था। ठीक है, लास्ट में आपको किसी मॉलिक्यूल में कोई भी कंपाउंड है उसमें नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आइडेंटिफाई करना भी आपको सिखा दिया था। ठीक है, अब अपने पास जो आ रहा है टाइप ऑफ क्वेश्चन ये आ रहा है कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर दे रखे हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे एक्सप्लेन करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको पहचाननी आनी चाहिए। अब तक जो आप लोग पढ़ रहे थे उसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन बन रहे थे कि किसी कंपाउंड में जीआई पहचानना, ठीक है कि नहीं, उस कंपाउंड में जीआई है या नहीं है ये बताना, ये देखना, ये आना चाहिए था। ठीक है कि नहीं, किन किन कंडीशन में जीआई हो रही है। ठीक है, ये सब चल रहा था। अब अपने पास आ रहा है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इसी में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसमें अपने पास सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब आते हैं, जिसमें से डाइपोल मोमेंट, ये सब आ रहे होते हैं। तो इन सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को अपन वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वाली जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ले रहे हैं वो है डाइपोल मोमेंट। ठीक है, डाइपोल मोमेंट पहले अपने दिमाग में आता है व्हाट इज़ डाइपोल मोमेंट, कि डाइपोल मोमेंट क्या है। डाइपोल मोमेंट के बारे में आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में पहले से पढ़ चुके होते हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ कि डाइपोल मोमेंट क्या है। देखिए, मेरे पास एक्स वाई में कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, दिस बॉन्ड इज कोवेलेंट, यस, जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। अब यहाँ क्या होता है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेयरिंग से होते हैं तो दोनों के बीच में रहने चाहिए। ठीक है, पर होता क्या है कि इनमें से किसी एक एटम की इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और जो कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की या विड्रॉइंग करने की जो टेंडेंसी है वही ई कहलाती है। मान लीजिए अपने पास ई एन ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, दिस ऑर्डर ऑफ ई एन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर निकल कर आ रहा है। ठीक है, एक्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ एक्स इज मोर देन वाई। ठीक है, एक्स एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ थोड़ा सा नेगेटिव जनरेट होगा, यहाँ थोड़ा सा पॉजिटिव जनरेट होगा। क्लियर? तो यहाँ देखिए, इस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस की वजह से यहाँ एक नेगेटिव पोल बना है, एक पॉजिटिव पोल बना है। एक नेगेटिव पोल, एक पॉजिटिव पोल, यही हो गया डाइपोल। डाई मीन्स टू पोल्स, नेगेटिव पोल एंड पॉजिटिव पोल। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में जितना डिफरेंस होगा या इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जितने शिफ्ट हो रहे होंगे उसमें डाइपोल मोमेंट उतना ही ज़्यादा निकल कर आ रहा होगा। तो हमारे को इन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में
इस तरीके से डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है। डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो उसको लेकर हम आगे डिस्कस करते हैं डिफरेंट आइसोमर्स में। देखिए डबल बॉन्ड, ये CH3, ये H और ये H, क्लियर? यस। अब इसको अपन हटा देते हैं। देखिए इसमें सेकंड आइसोमर ले लेते हैं हम, ये थोड़ा सा और इसको, है ना, इसका सेकंड वाला आइसोमर जो बनेगा वो क्या होगा? ट्रांस होगा। थोड़ा सा स्पेस मैनेज और कर लेते हैं। ये है, इसका जो सेकंड आइसोमर है वो ट्रांस है। देखिए ये जो है 2 ब्यूटीन है, ठीक है। इसमें सेम ग्रुप सेम साइड आ रहा है तो क्या बोलेगा ये? सिस 2 ब्यूटीन। क्या बोलेंगे इसको? सिस 2 ब्यूटीन। इसको आप बोलेंगे ट्रांस 2 ब्यूटेन, ट्रांस 2 ब्यूटेन। अब देखिए हम डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं, तो डाइपोल मोमेंट इज पोलरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। जो डाइपोल मोमेंट है वो किसी मॉलिक्यूल में पोलरिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है कि नहीं? डाइपोल मोमेंट इज पोलरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल में पोलरिटी, अपने को पोलरिटी फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए यहां अगर इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन की बात करें, ठीक है, तो इस कार्बन का जो हाइब्रिडेशन है वो sp3 है और ये भी कार्बन क्या है? sp3 है। तो मैं वापस से CH3 लिख देता हूं और ये कह देता हूं कि ये कार्बन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज है और ये कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। अब हम ये अच्छे से जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp कार्बन इज मोर देन sp2 एंड sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3। ऑर्डर ऑफ En देखिए आप, ये आपको पता होना चाहिए। En है sp की ज़्यादा होगी, sp2 की उससे कम होगी, sp3 की उससे कम होगी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? विड्रॉइंग पावर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो ये sp2 इलेक्ट्रॉन्स को, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर इस डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे और ये sp3 है और ये क्या है? sp2 है, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा। हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी देखिए, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में आ रहा है, दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में आ रहा है, इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये इसका डाइपोल मोमेंट निकल कर आएगा। ये है मेरे पास ट्रांसट्यूब्यूटेन, मुझे पता है ये कार्बन sp2 है, ये sp3 है, इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में आएगा और इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में आएगा। जब सेम मैग्नीट्यूड के जो वेक्टर हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट 0 निकल कर आता है। तो मैं कहूँगा कि इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो है नॉन जीरो। किसका? सिस का। डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस इज नॉन जीरो बट डाइपोल मोमेंट ऑफ ट्रांसट्यूब्यूटेन इज 0। यस, ये 0 आ रहा है। तो यहां पर आप ये कह सकते हैं
कि जो डाइपोल मोमेंट आ रहा है वो किसका आ रहा है, सिस का। ज़्यादा आ रहा है किससे, ट्रांस से। किसके लिए, किसके लिए आ रहा है, सिस टू ब्यूटेन के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डाइपोल मोमेंट पहचानना आना चाहिए कि देखिए इस आइसोमर का, बोथ आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इसका डाइपोल मोमेंट इसके डाइपोल मोमेंट से ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, यस, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। ये Cl है और ये Cl है, यस, 1,2 डाइक्लोरोइथीन, और ये उसका है सिस आइसोमर। मैं इसका बना दूंगा दूसरा ट्रांस आइसोमर। ठीक है, इनमें आपको क्या बताना है, इनमें आपको बताना है डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा है। मुझे पता है क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किधर शिफ्ट होगा, टुवर्ड्स क्लोरीन, और इसका डाइपोल मोमेंट होगा इस डायरेक्शन में, यस। एंड डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर यूँ जा रहा है, एक वेक्टर यूँ जा रहा है, इनका रिजल्टेंट जो निकल कर आएगा वो यूँ निकल कर आएगा। इसका वेक्टर जो है ये इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है। मुझे पता चल रहा है कि दोनों जो है, दोनों डाइपोल मोमेंट हैं वो सेम मैग्नीट्यूड के हैं और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ से रिजल्टेंट क्या निकल कर आता है, 0। ये ट्रांस था। डाइपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन इज 0, बट सिस का क्या होगा, नॉन जीरो। ठीक है, कितना होगा ये अपने को यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फाइंड आउट नहीं करना है। ठीक है, ये अपने को फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा यहाँ, अपने को तो ये बताना है कि किस में ज़ीरो है और किस में नॉन ज़ीरो है। तो इसका नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1,2 डाइक्लोरोइथीन है और उसका सिस आइसोमर है, ये उसका ट्रांस आइसोमर था। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। इन दोनों जो दोनों एग्जाम्पल आपने देखे हैं, ठीक है कि नहीं, आपने जो दोनों एग्जाम्पल देखे हैं इनमें सिस का जो डाइपोल मोमेंट है वो ट्रांस से क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। सिस का ट्रांस से ज़्यादा आ रहा है। यहां भी आप देखिए थे सिस का क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है ट्रांस से। क्या हमेशा सिस का ट्रांस से ज़्यादा होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है, कौन सा ग्रुप सेम साइड है, कौन सा ग्रुप अपोजिट साइड है, इस पर डिपेंड करता है। जैसे देखिए आप, ये CH3 और ये Cl, ये मेरे पास जो आइसोमर है ये सिस वाला आइसोमर है। आप करेंगे सेम ग्रुप सेम साइड नहीं है, एक नहीं होगा लेकिन दूसरे वाला सेम ग्रुप है वो सेम साइड है तो सिस बोला जाएगा, ये सिस आइसोमर है। ये मेरे पास ट्रांस आइसोमर है। ये सिस आइसोमर है और ये
ट्रांस आइसोमर है। ठीक है, अब अपने को इसमें डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर डाइपोल मोमेंट की बात करें तो मुझे पता है मिथाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करने वाला ग्रुप है। इसका इस बॉन्ड का रिजल्टेंट इस बॉन्ड का जो डाइपोल मोमेंट हो इस डायरेक्शन में आएगा, इस बॉन्ड का जो डाइपोल मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, इसको बाद में बात करते हैं। और इसका जो डाइपोल मोमेंट हो इस डायरेक्शन में आएगा, इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में आएगा। अब मुझे बताइए कि यहां जो डाइपोल मोमेंट बन रहा है वो सिस वाले का ज्यादा बनेगा कि ट्रांस वाले का? तो देखिए होता क्या है, जो डाइपोल मोमेंट वो वेक्टर क्वांटिटी है। मान लीजिए अपने पास ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, ये एक ही डायरेक्शन में है, तो इनका जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो मैक्सिमम निकल कर आएगा। लेकिन जैसे जैसे आप इनमें बॉन्ड एंगल इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है कि नहीं, आप देखेंगे जब ये जस्ट अपोजिट हो जाते हैं तो इनका रिजल्टेंट मिनिमम निकल कर आता है। ठीक है, जितना कम हो सकता है उतना निकल कर आता है। इसको आप एक फिजिक्स में फॉर्मूला बनता है, ठीक है कि नहीं, आप ये कह देते हैं कि रिजल्टेंट जो डाइपोल मोमेंट होता है वो दोनों में से एक वेक्टर का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर प्लस 2u2 cos थीटा। तो यहाँ से इसका ये पता चल रहा है कि थीटा जितना ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा रिजल्ट उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और 180 पर जाके मिनिमम हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने पास जो है इनमें अगर डाइपोल मोमेंट देखें तो ये वेक्टर जब आगे निकल कर आएगा तो इनमें एक थीटा एंगल बनेगा, और ये जो है दोनों सेम साइड में जा रहे हैं तो रिजल्टेंट है वो ज़्यादा निकल कर आएगा। बात समझ में आ रही? एक ऐसी कहानी है जैसे यहाँ पर कुछ वेट रखा हुआ है और उसको आप इधर पुल कर रहे हैं, इधर खींच रहे हैं, और दूसरा यूँ खींच रहा है, तो इसमें जो है मोमेंट क्या होगा, मिनिमम होगा। लेकिन एक पावर इधर लग रहा है उसके और दूसरा पावर भी उधर ही लग रहा है, तो उसका रिजल्ट ज़्यादा निकल कर आएगा, वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ पर जो थीटा एंगल निकल कर आ रहा है वो जितना ज़्यादा होगा यहाँ पर उसका रिजल्टेंट उतना ही कम होगा, और दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट ज़्यादा निकल कर आएगा। तो इस तरीके से ये वो केस है जहाँ आप कह सकते हैं क्या कि डाइपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस इज मोर देन सिस। डाइपोल मोमेंट जो सिस है उसके कंपेयर में जो ट्रांस है उसका ज़्यादा होता है, इस टाइप से। तो आप समझ में क्या आया? समझ में ये आया किसका डाइपोल मोमेंट कम है किसका ज़्यादा है। ये सिस ट्रांस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, उसमें सिस ट्रांस पोजीशन पर कौन से ग्रुप हैं इस बात पर डिपेंड करने वाला है। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट इज, फिर वहाँ पर ऑर्डर दे रखा होता है, ठीक है कि नहीं। जैसे आपने क्या देखा, इसका क्या आया, ज़्यादा आया सिस का, ठीक है, सिस का ज़्यादा आया, इसमें सिस का ज़्यादा आया, इसमें ट्रांस का ज़्यादा आया, ठीक है बच्चों। तो एग्जाम में जो अपने कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा उसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए विच कंपाउंड हैव मोर डाइपोल मोमेंट, ठीक है, विच कंपाउंड हैव नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, किस कंपाउंड में जीरो हो रहा है डाइपोल मोमेंट, किस में नॉन जीरो हो रहा है, किस में ज़्यादा हो रहा है, कौन से आइसोमर में क्या हो रहा है, ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी लेंगे हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट, क्लियर, यस। सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी इज बॉइलिंग पॉइंट।
dp। देखिए बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम ऑलरेडी 12th में भी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। दो मॉलिक्यूल्स में जितना ज़्यादा अट्रैक्शन रहेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा हो गया। दो मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है क्या? वन रो वॉल फोर्सेस, आयन डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। तो यहाँ होता क्या है, वन रो वॉल फोर्सेस जो है वो दो ऑपोजिट जो है डाइपोल्स में लगता है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए मॉलिक्यूल है, इसमें डाइपोल मोमेंट ज़्यादा निकल कर आ रहा है, मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव पोल ज़्यादा अच्छे से बन रहे हैं। इसमें नॉन जीरो पोलरिटी है ही नहीं, मीन्स ये नॉन पोलर है। तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनमें नेगेटिव पॉजिटिव में जो अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होगा रेस्पेक्ट टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जिनमें कि डाइपोल नहीं है। उनके कंपेयर में जो पोलर मॉलिक्यूल हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होगा। फिर से मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आपके पास डाइपोल है, आपके पास मॉलिक्यूल डाइपोल रख रहा है, तो उसके दोनों डाइपोल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अप्लाई होंगे। बट दूसरे नॉन पोलर हैं वहाँ डाइपोल बन ही नहीं रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव पोल बन ही नहीं रहा है, अपोजिट चार्ज बन ही नहीं रहा है, तो फिर अट्रैक्शन कैसे होएगा? समझने वाली बात यह है। तो ये क्या है? ट्रांस 2-ब्यूटेन इज नॉन पोलर एंड सिस 2-ब्यूटेन इज पोलर। पोलर मीन्स मॉलिक्यूल विच हैव डाइपोल, तो यहां से डाइपोल अच्छा बन रहा है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होंगे। और हम अच्छे से जानते हैं क्या? बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड intermolecular forces are direct proportional to dipole moment and dipole moment is polarity of molecule। तो इस टाइप से हम यहाँ से आपको ये समझा देते हैं। तो मैं इन्हीं का फिर से यूज़ कर लूँगा ताकि आपको लिखना नहीं पड़े। तो मैं यहाँ थोड़ा सा स्पेस मैनेज करता हूँ, ठीक है, इसको हटा देता हूँ, तो ये अपने केमिस्ट्री में यूज़ नहीं होने वाला है। ये मेरे सब काम में आने वाले हैं, ठीक है, ये भी अपने काम में आने वाले हैं, इनको अपन हटा नहीं रहे हैं साहब। तो यहाँ मैं बॉइलिंग पॉइंट का बेसिक कॉन्सेप्ट लिखता हूँ, ठीक है। क्या? बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा क्या होगा? डाइपोल मोमेंट, ठीक है। डाइपोल मोमेंट अभी पढ़ा था अपन ने, यस। तो यहां देखिए आप ये कह सकते हैं जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, आप ये कह सकते हैं कि जिन मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी ज्यादा है, और जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा, उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी ज्यादा।
और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा। इट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट एंड डाइपोल मोमेंट रिप्रेजेंट्स द पोलरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कंपाउंड विच हैव मोर डाइपोल हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जिसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा उसमें बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। मीन्स डाइपोल मोमेंट ज़्यादा हुआ तो हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, यस। आगे चलते हैं। यहाँ ये है सिस्टोब्यूटेन, ये है ट्रांसटोब्यूटेन। ये डाइपोल मोमेंट रखता है, ये नहीं रखता है। तो जिसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देखिए, है ना, इसको हटा के हम कह सकते हैं कि इस सिस का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट किसका, सिस का ज़्यादा। किससे, ट्रांस से। यस, ट्रांस हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट देन, सॉरी, सिस हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट देन ट्रांस। इसमें देखो आप, सिस वाले का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है। तो आपको इनमें पूछे कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो आप कहेंगे क्या, बॉइलिंग पॉइंट सिस का ज़्यादा होगा ट्रांस से। क्या, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्या देखिए, ट्रांस का पोलरिटी ज़्यादा है, ट्रांस का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, तो आप क्या कह देंगे, ट्रांस हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट देन सिस। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं सिस आइसोमर से ये कौन आ गया, ट्रांस आइसोमर, और यहाँ ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आ गया। ठीक है, तो आप लोगों को इस तरीके से जो है बॉइलिंग पॉइंट, ज्योमेट्रिकल आइसोमर दे रखे होंगे, आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर दे रखे होंगे, तो उन ज्योमेट्रिकल आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट पहचान आना चाहिए कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और किसका डाइपोल में ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। ठीक है, तो नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो आ रहे अपने पास सॉल्युबिलिटी। ठीक है, यस। सॉल्युबिलिटी है वो ये बता रही है कि कोई सॉल्वेंट है उसमें कोई सॉल्यूट कितने ज़्यादा अमाउंट में डिसॉल्व हो रहा है और कौन ज़्यादा डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास एक है, दो कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है। जब हम किसी सॉल्वेंट में किसी सॉल्यूट को ऐड करते हैं, ठीक है, तो ऐड कर दिया। अब अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन हुआ तो डिसॉल्व हो जाएगा, और सॉल्यूट सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन नहीं है तो वो इनसॉल्युबल होगा। जैसे देखो आप, होता क्या है, पानी है, ठीक है, एल्कोहल है, ठीक है, तो आप पानी में एल्कोहल मिलाओ चाहे एल्कोहल में पानी मिलाओ, ठीक है, मिक्स करने से, जैसे मिक्स किया तो पता ही नहीं चलता कि
अब ये अल्कोहल है कि पानी है, मतलब वो दोनों मिक्स हो गए हैं, दोनों सेपरेट नहीं है, वो सॉल्युबल हो गए हैं। क्यों ये? क्योंकि वहाँ पर जो सॉल्यूट है उसमें जो सॉल्वेंट है अट्रैक्शन फोर्स है। सॉल्यूट सॉल्वेंट में क्या आ रहा है? वहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स आ रहा है। तो उस अट्रैक्शन की वजह से वो सॉल्यूट, तो यह सॉल्युबिलिटी की वजह है। यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट में अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। बात समझ आ रही? तो हमारे एक कॉन्सेप्ट आता है केमिकल बॉन्डिंग में कि पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं वो पोलर सॉल्यूट को अच्छे से डिसॉल्व करते हैं, और जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्यूट को अच्छे से डिसॉल्व करते हैं। मीन्स लाइक डिसॉल्व्स लाइक। जैसे आप डॉक्टर बन गए साहब, तो डॉक्टर बन गए तो आपकी कनेक्टिविटी ज़्यादातर डॉक्टर लोगों से ही रहेगी या उसी टाइप के लोगों से रहेगी। लेकिन आपने पान की दुकान खोल ली तो आपकी जो कनेक्टिविटी होगी वो पान के पत्ते देने वाले, पुड़िया बेचने वाले, खाने वाले, उनसे कनेक्टिविटी रहेगी ना। तो वो जैसे अपन होते हैं अपने जैसे अपने को मिलते हैं उनसे अपने घुल मिलते हैं, उनसे अपनी दोस्ती होती है। तो केमिस्ट्री में कहा गया है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। यस, ये कहा गया है कि जो जैसा होता है वो वैसे को ही अपने में डिसॉल्व कर लेता है। ठीक है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। मतलब मैं कह सकता हूं कि पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। बात को सुनना, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। ये अपने समझ में आ गया, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अब अपने को किसी की सॉल्युबिलिटी बतानी है, जैसे इन दोनों की सॉल्युबिलिटी बतानी है, विच इज मोर सॉल्युबल। तो सॉल्वेंट क्या माने, पोलर माने कि नॉन पोलर माने। जब कुछ नहीं दे रखा होता है तो अपने को जब सॉल्वेंट को डिफाइन नहीं करते हैं तो सॉल्वेंट वाटर माना जाता है, एंड वाटर इज पोलर मॉलिक्यूल एंड पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ हम जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो जो सॉल्वेंट होगा वो वाटर माना जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कौन ज़्यादा डिसॉल्व होगा। यस, ये मेरे पास सिस है। कौन है ये? सिस है। और ये अपने पास क्या आया था? ट्रांस आया था। ये सिस है अपने पास और ये ट्रांस है। ठीक है, मैंने आपको ये कहा था कि इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या है? ज्यादा है। जो सिस का डाइपोल मोमेंट है वो ज्यादा है, और हमने कहा कि डाइपोल मोमेंट ज्यादा, पोलरिटी ज्यादा है, तो जिसकी पोलरिटी ज्यादा होगी उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। जिसकी पोलरिटी ज्यादा है, जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो सॉल्युबिलिटी का ये ऑर्डर आएगा। यस, और सर आपने सॉल्वेंट क्या माना? जब कुछ नहीं दे रखा है तो वाटर इज सॉल्वेंट। तो जिसका वाटर इज पोलर मॉलिक्यूल, बिकॉज डाइपोल मोमेंट ऑफ वाटर इज नॉन जीरो। इसका डाइपोल मोमेंट यूं जाएगा, इसका यूं जाएगा, रिजल्टेंट यूं जाएगा। तो जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या निकल कर आया है? नॉन जीरो। इट मीन्स वाटर इज पोलर मॉलिक्यूल। यस, तो यहां से सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो कहेंगे सिस टू ब्यूटेन इज मोर सॉल्युबल इन कंपेयर ऑफ ट्रांस टू ब्यूटेन। यहां देखिए आप, बॉइलिंग पॉइंट को अपन हटा देते हैं। बॉइलिंग पॉइंट आपने देख लिया था। अब देखो आप, इसमें जिसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है
वो ज़्यादा अच्छे से डिसॉल्व होगा। इसका डाइपोल मोमेंट क्या आ रहा है, इसका डाइपोल मोमेंट आ रहा है ज़्यादा, इसका डाइपोल मोमेंट कम आ रहा है। जिसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा पोलर होगा, ज़्यादा पोलर होगा तो पोलर सॉल्वेंट में अच्छे से डिसॉल्व होगा, बिकॉज वी नो लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो ये किसका ऑर्डर आ गया भाई, सॉल्युबिलिटी, यस सॉल्युबिलिटी। यहाँ देखिए इसका डाइपोल मोमेंट क्या निकल कर आ रहा है, कम, और इसका डाइपोल मोमेंट क्या निकल कर आ रहा है, ज़्यादा। जिसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है वो ज़्यादा पोलर है, जो ज़्यादा पोलर है वो ज़्यादा डिसॉल्व होता है। तो ये क्या आ गया, सॉल्युबिलिटी, ज़्यादा सॉल्युबिलिटी आ गई। तो इस तरीके से हमारे पास जो है थर्ड जो प्रॉपर्टी है कौन सी वाली, सॉल्युबिलिटी वाली, वो फिनिश होती है। ठीक है, इसके बाद में हम लेते हैं नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, और वो है स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी जो है वो हिंड्रेंस पर डिपेंड करती है, क्राउडिंग पर डिपेंड करती है। ठीक है, रिपल्सन मिनिमम रहना चाहिए, वहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। देखिए स्टेबिलिटी, अगर स्टेबिलिटी की बात करें, मैं एग्जांपल लेता हूँ यही वाला। ये वाला है। तो स्टेबिलिटी कभी भी ऐसे नहीं होती कि ट्रांस की स्टेबिलिटी ज़्यादा है या सिस की, ऐसा कुछ कोई डायरेक्ट सिस ट्रांस से कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता है, ये ध्यान रखना। वो मॉलिक्यूल को देखकर, उसकी ज्योमेट्री को देखकर पहचाना जाता है। देखिए इसमें क्या है, मिथाइल ग्रुप जो है वो दूसरे मिथाइल ग्रुप के पास में आ रहा है, और मिथाइल ग्रुप जो होता है वो हाइड्रोजन कंपेयर में बड़ा ग्रुप होता है, और बड़े ग्रुप जब पास में आ रहे होते हैं तो उनमें रिपल्सन अप्लाई होता है। रिपल्सन की वजह से स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। ये बल्कि ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, वो पास में आ रहा है, ये बड़ा ग्रुप है और ये बड़ा ग्रुप है, ये कहाँ जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, रिपल्सन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ अगर ग्रुप का रिपल्सन देखें तो यहाँ मिथाइल में जो रिपल्सन फोर्स है वो कम अप्लाई हो रहा है, रिपल्सन फोर्स कम, सॉरी यहाँ ज़्यादा अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर कम अप्लाई हो रहा है। कम अप्लाई हो रहा है मीन्स स्टेबिलिटी क्या आ रही है, उसकी ज़्यादा आ रही है। तो ये मेरे पास क्या था, सिस, और ये क्या है, ट्रांस। ठीक है, तो स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ सिस टू ब्यूटीन से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ट्रांस टू ब्यूटीन। यस, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर निकल कर आ गया। तो ऐसे आप लोगों को देखना है कि जो बल्कि ग्रुप होता है वो दूर रहना चाहिए, बल्कि ग्रुप क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, बड़ा ग्रुप क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। और एग्जांपल देखो आप, CH3, देखिए ये सिस है, अब मैं ट्रांस बना देता हूं। ये क्या हो गया, ट्रांस। हम क्या सोच रहे थे कि भाई जो ट्रांस है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ऐसा अपन मान रहे थे कि बल्कि ग्रुप दूर हो गया, ये ट्रांस है। पर यहाँ अगर स्टेबिलिटी देखें तो देखिए ये मेरे पास क्या है, सिस है, और ये क्या है, ट्रांस है। मैं अगर बड़े ग्रुप का रिपल्सन देखूं तो यहाँ दोनों, देखिए इन दोनों मिथाइल इथाइल है, यहाँ मिथाइल इथाइल, दोनों का रिपल्सन सेम हो रहा है। अब इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में देखूंगा, इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में यह छोटा ग्रुप आ रहा है, इसके रेस्पेक्ट में यहां बड़ा ग्रुप आ रहा है, समझ ना। इन दोनों की डिस्टेंस जो है वो सेम निकल कर आ रही है, तो इन दोनों का आपस का जो रिपल्सन फोर्स है वो सेम निकल कर आ रहा है।
अब मैं मिथाइल के रेस्पेक्ट में देखूंगा, मिथाइल के रेस्पेक्ट में यहाँ मिथाइल है, मिथाइल के रेस्पेक्ट में यहाँ इथाइल है। मिथाइल मिथाइल में रिपल्सन कम होगा इनका कंपेयर टू मिथाइल इथाइल, तो यहाँ रिपल्सन ज़्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी कम आई, मतलब आप कह सकते हैं सिस इज मोर स्टेबल देन ट्रांस। तो आप कभी ये नहीं कहें, हाँ जनरली ट्रांस की स्टेबिलिटी ज़्यादा निकलती है, लेकिन ये कोई ट्रू स्टेटमेंट नहीं है हमेशा के लिए कि साहब सिस की ट्रांस की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो या सिस की हो। वो डिपेंड करता है कौन सा ग्रुप सिस है कौन सा ट्रांस है। क्लियर? ऐसे हम और ग्रुप ले सकते हैं क्या, CH3 H और यहाँ एक कार्बन पर 3 मिथाइल ग्रुप हैं, ठीक है। ये सिस था, ये आ गया एक कार्बन पर 3 मिथाइल वाला ग्रुप और ये आ गया CH3। देखिए ये क्या है, सिस है और इसको आप क्या कहेंगे, ट्रांस। सेम ग्रुप सेम साइड सिस, सेम ग्रुप अपोजिट साइड ट्रांस। अब मुझे पता है कि इन दोनों का जो रिपल्सन है वो सेम निकल कर आ रहा है। क्यों निकल कर आ रहा है, दोनों की डिस्टेंस क्या आ रही है, सेम आ रही है। बट इस मिथाइल के रेस्पेक्ट में यहाँ मिथाइल ग्रुप आ रहा है, इसके मिथाइल के रेस्पेक्ट में यहाँ टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप आ रहा है जो कि बड़ा ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है। रिपल्सन यहाँ ज़्यादा होगा, रिपल्सन ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी और वहाँ स्टेबिलिटी कम होगी तो अपन कह देंगे सिस इज मोर स्टेबल देन ट्रांस। यस, समझ में आ गया। इस तरीके से आपके पास में स्टेबिलिटी निकल कर आ रही है। क्लियर हुआ? स्टेबिलिटी के बाद में अपने पास आ जाता है मेल्टिंग पॉइंट। क्या जाता है, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो देखो बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट मॉलिक्यूल्स की पैकिंग पर डिपेंड करता है। यस, एमपी मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो पैकिंग पर डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल्स की पैकिंग कितनी अच्छे से हो रही है। तो यहाँ मॉलिक्यूल्स में देखिए जो सिस वाला है उसके कंपेयर में ट्रांस वाले की जो पैकिंग होती है वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट होती है, मोर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनती है, ज़्यादा अच्छे से पैक्ड होती है। तो यहाँ ट्रांस वाले का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या निकल कर आता है, ज़्यादा निकल कर आता है। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ कम कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन पाती है। ठीक है कि नहीं? तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ मोर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, यहाँ लेस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। तो यहाँ मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें, एमपी की बात करें, तो ट्रांस वाले का ज़्यादा होगा। किससे? सिस वाले से। तो इस तरीके से आप लोगों ने जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया और ये इसी के साथ जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फिनिश होता है। ठीक है कि नहीं? नेक्स्ट लेक्चर जो अपने पास आएगा उसमें हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, लेक्चर को फिनिश करते हैं। थैंक यू।